आ जाता है। कंफ्यूजन आ जाती है, बर्डन आ जाता है मतलब। तो यानी कि सर माइक ने अब फीस पे करनी थी, तो वो अब नहीं कर पाया, तो उसके बाद उसके वो क्या सोचता रहा, वो डिप्रेशन में चला गया। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इसमें क्या फ़र्क पड़ता है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया। हम्म। बैंक्स के बैंक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके उनके यूज़र्स कम हो जाएंगे, वो उसके बारे में बैड इम्पैक्ट लेंगे। ठीक। और किसी ने स्लाइड्स को पढ़ा है, वीडियो लेक्चर्स देखे? सर स्लाइड देखिए, वो केस स्टडी हो रही। केस स्टडी क्या आपको पता चला केस स्टडी का? सर उसमें दो थी केस स्टडीज सर, एक माइक वाली थी और एक बैंक वाली थी। तो उनके रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि मतलब इसमें आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में तो उसमें वैसे कुछ नहीं लिखा हुआ था। मतलब सर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को डिफाइन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे केस स्टडी में तो सिर्फ लिखा हुआ था सॉफ्टवेयर ग्लिच। यस सर। एक नजर फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के जहन में इसको क्लियर नहीं हुआ। केस स्टडी का जो टेक्स्ट है उसको गौर से पढ़ना चाहिए, और उसमें जो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं उनको गौर से, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो अपने सामने एक पीस ऑफ पेपर रख लें, और अगर आप ऑन कैंपस एग्जाम दे रहे हैं तो जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा होता है उसी पे ही आप टेक्स्ट को पढ़ते जाएं और उसे अंडरलाइन करते जाएं। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप सर्कल करें। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए इस टेक्स्ट को रीड करते हुए कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स बताए गए हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर्स तो आप सीधा साधा पब्लिक में गिने गिने, जैसे हमने कोड ऑफ एथिक्स में देखा था, पब्लिक है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। इसके अलावा आपने आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर या क्लाइंट कौन से लोग हैं। जो नाम आपको नजर आ रहे हैं उनमें से आपके ख्याल में कस्टमर या क्लाइंट कौन है, इसका सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का। फिर उसके अलावा अगर कोई इवेंट्स डिस्क्राइब हुए हैं, कोई वाकया, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब कोई ऐसा वाकया जिसमें कोई गड़बड़ हुई, प्रॉब्लम हुई, उनको आप सर्कल करें, ताकि टेक्स्ट को आपने एक दफा सिर्फ नहीं पढ़ना, आपने दो दफा पढ़ना है। हर मर्तबा जो चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं उनके मुतालिक मजीद क्लैरिफिकेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे आपको जो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं वो माइक है, और सैरा है उसकी बेटी, और एक जगह पे लिखा हुआ बैंक, क्योंकि कहा जा रहा है माइक कॉल्स द बैंक। तो कॉल द बैंक का मतलब ये नहीं कि उसने बैंक की बिल्डिंग को कॉल की, इसका मतलब है बैंक में कोई ना कोई है, काम कर रहा है शख्स, हो सकता है वो कोई ऑपरेटर है, या कोई क्लार्क है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या बैंक मैनेजर है, वट एवर। बैंक को हम बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला जो शख्स होता है ना, वो उसका मैनेजर होता है। तो जब बैंक का जिक्र होगा और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बात होगी तो मैनेजर का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर तो सिर्फ कॉल लेगा और कनेक्ट कर देगा, वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एंटिटी को, खास तौर पे बैंक को, वो उसका टॉप पर्सन होगा, लाइक मैनेजर। Mike is a father of three, and in order to save for their college education, he has been working two jobs since his kids were born. वो दो दो जॉब्स करता रहे ताकि वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई इंतजाम कर सके व्हेन दे ग्रो अप। तो
His daughter Sarah has worked as hard as she can in high school to get high grades and SAT score. तो अब उसकी बेटी ने स्कूल में बहुत मेहनत की है, उसको पता है कि जो फैमिली की इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट किसी इदारे में एडमिशन लेके पढ़ सके। तो उसने शुरू से ही ये अंदाजा लगा लिया और स्कूल में इतनी मेहनत की ताकि उसके अच्छे ग्रेड्स आए। और जब एडमिशन एग्जाम होगा तो ये सैट का भी कई लोगों को अंदाजा होगा कि अमेरिकन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ये अक्रॉस द बोर्ड एक एग्जाम है जो कि आपको एक सर्टेन लेवल पे क्लियर करना है। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इसके कितने मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से उसको कॉलेज, उसी हिसाब से उसको सब्जेक्ट्स और उसी हिसाब से उसको फीस या स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है। तो जो टॉप सेट के स्कोर्स होंगे उनमें स्कॉलरशिप्स होते हैं। समटाइम्स 100% फीस वेव हो जाती है, समटाइम्स कुछ परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट होता है। तो ये जो जहाँ पे उसने एडमिशन लेना है वो एक लिखा हुआ है प्रेस्टिजियस आईवी लीग कॉलेज है। वो आप आईवी लीग कॉलेज को यूं समझ लें, जो लीग कॉलेजेस होते हैं वो आप समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो ये उनकी स्टेट के कॉलेजेस हैं। स्टेट ने जो है हुकूमत समझ लें, उन्होंने सरकारी तौर पे ये कॉलेजेस बनाए हैं। तो बिल्कुल जिस तरह हमारे मुल्क में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के वक्त एक मेरिट बनता है, एग्जाम भी होता है और एक मेरिट भी बनता है। ये जो आईवी लीग कॉलेज है वहां पे उसका भी एक मेरिट होगा। तो चूंकि उसको पता था कि जी मुझे एक स्टेट कॉलेज में ही दाखिला लेना है या लीग कॉलेज में लेना है, तो उसने शुरू से ही सहरा ने मेहनत की हुई थी और नतीजा ये हुआ कि उसका एडमिशन ओके हो गया है, यानी उसके फॉर्म्स वगैरह सबमिट हो गए हैं। लेकिन जो फी का डिपॉजिट है वो अभी होना है। तो यही वहां पे लिखा हुआ है, his daughter Sarah has worked hard as hard she can in high school to get high grades and SAT score. As a result of her hard work, she has been accepted to a prestigious Ivy League college and the deposit for the first year is due today. क्योंकि ये कॉलेज है तो यहाँ के हिसाब से भी और अमेरिकन हिसाब से भी जो कॉलेज है वो एनुअल स्टडी होती है, वो सेमेस्टर नहीं होता। सेमेस्टर जहाँ पे होता है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होते हैं। तो उसको पहले साल की जो पढ़ाई है उसके लिए जो फीस है वो अभी डिपॉजिट करनी है। If the deposit goes unpaid, Sarah loses her spot in the freshman class. अब ये फ्रेशमैन, जिस तरह हमारे यहाँ आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपको कहा जाता था कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और शायद ये भी कहा जाता था कि देखो ये फर्स्ट ईयर फूल। वो तो खैर एक मजाक की बात, लेकिन जो अमेरिकन हैं वो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्रेशमैन कहते हैं। और जो फ्रेशमैन होते हैं उनके लिए काफी उनको मेहनत करना पड़ती है। बहरहाल अब जो सिचुएशन, हम उस सिचुएशन पे स्टिक करेंगे जो कि सिनेरियो ये स्टडी का बिल्ड कर रही है। Mike paid the bill last week, but today he gets an email from the college admissions office saying that his payment was rejected for insufficient funds by his bank. अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो कि टेक्स्ट में वाजे नहीं लिखी होती लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से जज करना होती है। लाइक अगर उसमें कहा गया कि माइक पेड द बिल लास्ट वीक, तो ज़हन में तस्वर ऐसे आता है जैसे उसने लाइन में लग के वो फीस जमा करा दी। लेकिन आप इस जुमले को पढ़ते जाएं तो सिचुएशन क्लियर होगी। But today he gets an email from the college admissions office saying that his payment was rejected for insufficient funds by his bank. तो यहाँ पे आके बात क्लियर होगी कि ऐसा नहीं है कि उसने कॉलेज में जाके फीस जमा करवाई है कैश। ये हुआ होगा कि उसने अपनी बेटी के एडमिशन फॉर्म्स के साथ एक चेक अपने बैंक से, जो उसका अकाउंट है उसका एक चेक उसने लिख के फीस के अकाउंट के तौर पे वो साथ में भेजा होगा। और आज उसे ईमेल रिसीव हो रही है कि जबकि आज आखिरी दिन है एडमिशन फीस जमा कराने का, और आज इसको ईमेल मिल रही है कि जनाब आपका चेक जो है वो आपके अपने ही बैंक ने रिजेक्ट कर दिया उसकी पेमेंट, क्योंकि उनके ख्याल में आपके
अकाउंट में फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी का एडमिशन आज सिक्योर करें तो फिर आप किसी तरीके से आज शाम दफ्तर बंद होने से पहले उसकी फीस जमा करा दें। And if he does not make the payment by the end of the day, Sarah will lose her place and be unable to attend in the fall. यानी फॉल का जो एडमिशन है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है उसमें फिर वो नहीं उसको दाखिला मिल सकेगा। हो सकता है कि फिर वो अगले साल स्प्रिंग में या फॉल में दोबारा तब तक वो डिले हो जाए बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फी। अब जाहिर है कि एक शख्स जिसको यकीन है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और जो मैंने चेक दिया है वो ऑनर होना चाहिए, कैश होना चाहिए, उसको तो परेशानी लाहक हो जाएगी एकदम कि ये कैसे हुआ। ये इतला के बैंक में अकाउंट में पैसे ही नहीं है, रकम ही नहीं है, वो तो परेशान होगा और जाहिर है उसको गुस्सा भी आ रहा होगा। इट्स अ कॉमन थिंग। पैनिक्ड माइक कॉल्स द बैंक। ये बैंक में उसने कॉल किया और यकीनन उसकी बात हुई है बैंक मैनेजर से। He had more than enough money in his savings to cover the bill, so he cannot understand what has happened. यानी उसके पास तो sufficient पैसे थे, तो ये कैसे हो गया कि insufficient fund का मैसेज आ गया उसको। The bank confirms, यानी वो जो मैनेजर है उसने इसको कुछ चेक वगैरह करके रिप्लाई किया होगा, confirms that his account had plenty of funds the day before, but cannot tell him why the funds are gone now or why the payment was rejected. तो अब वो जो मैनेजर है उसने अपने कंप्यूटर है जाहिर है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वाली बात कर रहे हैं, तो उसने अपने कंप्यूटर में चेक किया होगा, उसे पता चला कि कल शाम तक तो इस अकाउंट में काफी पैसे थे जो कि चेक कैश हो जाने का बायस बन जाना चाहिए था, चेक कैश हो जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त उसे नजर आ रहा है कि वो फंड्स नहीं है, इस वक्त उस अकाउंट में वो पैसे मौजूद नहीं है, कल तक थे आज नहीं है। और चूंकि ये सारी कुछ चीज जो है सारा डेटा उसे कंप्यूटर दिखा रहा है, तो अब वो खुद भी कोई फैसला नहीं कर पा सकता कि वो पैसे कहाँ पे गए, क्योंकि कंप्यूटर ने कल तक तो उस कैश का दिखाया है। जिस तरह आप लोग एटीएम में जाते हैं और आप उसपे से बैलेंस चेक करते हैं, तो एटीएम आपको दिखाता है कि इस डेट को इतने पैसे थे और अगली डेट यानी जो अगला जहां पे वो स्टॉप करता है वहां पे पैसे नहीं है या कम हो गए। अब ये सारा कुछ कंप्यूटर कर रहा है, वो मैनेजर खुद नहीं कर रहा, तो ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो उसे तफसील बता सके, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड है वो फाइलों और रजिस्टरों में नहीं पड़ा हुआ, वो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो फिर एक ही चीज कह सकता है कि देखें अब कंप्यूटर अगर कल तक आपकी रकम दिखा रहा है और आज नहीं दिखा रहा, तो फिर ये कंप्यूटर का ही मसला है। That is why they tell him that there must be some software glitch involved and that they will open an investigation. अब जाहिर है कि कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मेरी रकम कहाँ पे है, क्यों नहीं चेक कैश हुआ, और कंप्यूटर बता रहा है कि रकम नहीं है, कल तक थी अब नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं दिखा रहा कि वो रकम कहाँ गई, एटीएम से किसी ने पैसे निकाले या ये हो कि किसी और चेक के जरिए वो पेमेंट किसी और जगह पे चली गई। द कंप्यूटर इज अनएबल टू टेल राइट नाउ। और जो लोग हैं बैंक वाले वो भी तो उसी पे रिलाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी कुछ बताने से कासिर हैं कि वल्लाहु आलम किधर गए। तो कंप्यूटर तो अब अगर ये मालूम करना चाहे किधर गए तो फिर उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन उन्हें ऑफिशियल तरीके पे शुरू करनी पड़ेगी। They will have to open an investigation, but it will take weeks to resolve. वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी कई हफ्ते, 1 2 3 4 कितने भी हफ्ते उसमें लग सकते हैं, तब कहीं जाके उसको पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन करने वालों की कि जी एक्चुअली क्या मामला हुआ। They will restore the funds in his account once the investigation is completed and the cause found. जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करते, उसकी रिपोर्ट की बेस पे वो डिसाइड करें कि क्या वाकई इसकी रकम बैंक के अंदर मौजूद थी और कंप्यूटर नहीं दिखा सका था, या फिर हो सकता है कि कंप्यूटर ने सही दिखाया और इसकी रकम कहीं और मूव हो चुकी है, इसने खुद वो रकम अपनी मूव करवाई, या कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा फैसला, लेकिन इट विल बी मेनी वीक्स
जबकि माइक के पास तो टाइम ही नहीं है। माइक हैज नो अदर वे टू गेट द मनी फॉर द डिपॉजिट ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। अब वो ये भी नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी जल्दी कहीं से कोई बैंक से या किसी और जगह से कोई लोन ले, या ये भी करे उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करे। अगर है भी है प्रॉपर्टी तो वो शाम तक तो वो प्रॉपर्टी सेल होके पैसे नहीं मिलेंगे, इट विल टेक मैनी डेज। वो एक फिक्स में आ गया माइक कि उसके पास अब कोई जरिया नहीं है उतने पैसे दोबारा अरेंज करने का जितने के उसने अपनी बेटी की 1 साल की फीस के लिए देने हैं। सो ही इज इन ट्रबल। वो पैनिक इसी वजह से हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। और आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको वो जो इवेंट्स या इंसिडेंट्स हैं उनकी सिवियरिटी का अंदाजा होगा। Mike has no other way to get the money for the deposit on such short notice and has to tell Sarah that he couldn't cover the bill despite his earlier promise। यानी अब वो कैसे फेस करेगा सैरा को ये बताने के लिए कि जिस तरह मैंने तुम्हें पहले प्रॉमिस किया था फीस का, अब वो नहीं हो सकता। अभी ये नहीं हुआ कि ये वाकया हो चुका है, अभी ये पैराग्राफ इंडिकेशन दे रहा है कि जी अब उसे जाके सैरा को ये बताना है। और यहीं पे आके वो केस स्टडी को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जो असल चीज केस स्टडी में डिस्कस होनी थी और जिसके मुतालिक हम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पे कंसर्न हमें होना था, वो ऑलरेडी इसी पेज के शुरू के पैराग्राफ में 2-3 लाइंस में वो बात आ चुकी है। अगर आप उसे खुद भी सर्कल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सिंगल कोर्स में भी है, वो है सॉफ्टवेयर ग्लिच। अब जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर ग्लिच पढ़ेंगे तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जी अच्छा सॉफ्टवेयर का कोई एरर था चलो ठीक कर देते हैं। ये तो बात होगी सॉफ्टवेयर कोडर या डेवलपर की। वो कहेगा ठीक है जी देख लेते हैं क्या गलती है, ठीक कर देते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर कवर आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर अब कवर आ गया सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कवर आ गया प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। जो असल मकसद था वो आपको अब नजर आएगा कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस पढ़ने का मकसद क्या है, कि जब आप किसी गलती में फंस जाते हैं और आपकी वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है तो फिर आप इस तरह से बीच में से नहीं निकल सकते। यू हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहां तो नहीं लिखी हुई लेकिन अब आपको सोचनी है। इसी वजह से आपको पहले कंटेम्पररी इश्यूज के मुतालिक बताया गया और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स, जो एक ज़ाब्ता इखलाक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसा इंसिडेंट आ गया है, बेशक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच का क्या मतलब है जी, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, जिसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर सही तरह नहीं लिखा गया और कई और रीजंस भी हैं। तो अब इस केस स्टडी को सामने लाने का मकसद आप तक पहुंच चुका है। अब इसको एनालाइज करने का बेहतरीन तरीका है कि कुछ क्वेश्चंस रखे जाएं। अब मैंने जानबूझ के काफी सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं। वैसे एग्जाम में सिर्फ 2, 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स से 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जितना टाइम होता है उसी हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जवाब का रिक्वायर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए 14 क्वेश्चंस हैं जिनके के आंसर हमें ढूंढने हैं। और इसी वजह से कि वो सिचुएशन जिस तरीके से आपके सामने लिखी हुई है, स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखी हुई है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इस सिनेरियो के क्वेश्चंस का आंसर प्रोफेशनल अंदाज में दें। स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक सेंटेंसेस जिसकी कि आपको प्रैक्टिस करवाई गई है पिछली 1-2 लेक्चर्स में। और इसी वजह से मैंने कहा था कि लाजमी आप उस वीडियो को भी देखें और जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उनको भी पढ़ें, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाएं इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करने के। लेकिन आप अपनी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि पूरे लोग यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। पूरे लोगों को यहाँ मौजूद होने चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि जी क्विज है इस वजह से एकदम सारे आ गए हैं
बहुत सारे लोग, वैसे नॉर्मली इतने लोग भी नहीं होते, 4 या 5 लोग होते हैं, उससे भी आप सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि आप कितने सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं। माना कि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, इसको भी तो आपने तवज्जो देनी है। तो जब पढ़ाई कर रहा होता है इंसान, तो उसे रेडी रहना चाहिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने के लिए। आप लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, सिर्फ सोचना ही चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस थे, मैं ये चाहूंगा कि आप उनके आंसर्स दें, ऑल्दो कि मैंने आपकी हिंट के तौर पे कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, जो मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन बनता है। इस केस स्टडी में जो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा वो आपका ओपिनियन होगा। ये केस स्टडी उस तरह की पैसेज नहीं है जो कि आप स्कूल में इंग्लिश या उर्दू का जो एग्जाम होता था, अच्छा, उसमें आपके सामने कोई पैसेज लिखा होता था और उसके एंड पे क्वेश्चंस होते थे जिनके आपको आंसर देने होते थे, कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं। और उसमें तो लाजमी ये होता था कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर उसी तरह से लिखा हुआ पैसेज के अंदर ही कहीं मौजूद होता है। इस तरह कायद आजम के मतलब पैसेज आ गया कि जी कायद आजम वाज बोर्न इन कराची इन 1867 या 1876 एंड ही वेंट टू सिंध मदरसा एंड दैट एंड वो जो कुछ, और आखिर में जो क्वेश्चंस है उनमें पूछा होता है व्हेन वाज कायद आजम बोर्न, तो वो तो किसी पैसेज की पहली या दूसरी लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पैसेज आपके सामने है, जिसको मैं टेक्स्ट कह रहा हूँ, केस स्टडी टेक्स्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ना ही आपने कोई ऐसी अटेम्प्ट करनी है कि जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर बने बनाए पैसेज में से, टेक्स्ट में से तलाश करें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे हिसाब से लेमैन अप्रोच है। लेमैन अपने सवालों के बने बनाए जवाब कहीं से तलाश करेगा, जबकि प्रोफेशनल्स क्वेश्चन को पढ़ के, हर क्वेश्चन एक सिनेरियो है, वो उस सिनेरियो को केस स्टडी में तलाश करेगा और अपना ओपिनियन देगा। अब जो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आप उनको गौर से पढ़ें, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब पैसेज में लिखा हुआ हो। आप चेक करें, कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन फ्रॉम दिस केस स्टडी। अगर आप सवाल को भी गौर से पढ़ें तो डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन फ्रॉम दिस केस स्टडी, क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि आप डिस्कस करें, डिस्क्राइब नहीं करना, डिस्कस करें वो एक्चुअल प्रॉब्लम जो कि केस स्टडी के अंदर 4C की गई है, या आप 4C कर सकते हैं केस स्टडी को पढ़कर। 4C का क्या मतलब है बताएं आप में से कोई? 4C एनीबॉडी? पहले से जो फ्यूचर में करना उसको देख लेना, यानी आप पहले से अंदाजा लगा लें कि फ्यूचर में अब क्या होना है। जिस तरह आप देखते हैं कि जी आपकी टीम के खिलाड़ी जल्दी जल्दी आउट होते जा रहे हैं और स्कोर अभी बहुत सारा पड़ा है, रन रेट लो है, तो आप कुछ अंदाजा होना शुरू हो जाता है ना आपको। 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो अब आपको तो पक्का अंदाजा हो गया होगा अब पीछे कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि कुछ स्कोर कर सके। आप 4C कर सकते हैं कि जी आपकी टीम हार गई, या फिर ये है कि कोई और सिचुएशन जिसमें आप देखें जो मुखालिफ टीम है उसका स्कोर बहुत कम है और हमारे जो ओपनर्स हैं वो जल्दी जल्दी स्कोर कर रहे हैं और रन रेट जो है वो अच्छा खासा अचीव है, और अब सिर्फ 5 ओवर्स में सिर्फ 10-12 स्कोर करना रह गया, तो आप 4C कर सकते हैं जी मैच हमारा है, मैच हमारी टीम जीत जाएगी। 4C का मतलब है कि वाकया बीता नहीं है, अभी बीतना है, लेकिन ये प्रिडिक्शन से जरा डिफरेंट है, या वो जो तुक्का या अंदाजा लगाया जाता है कि जनाब ये काम हो जाएगा, वो अनकैलकुलेटेड गेस होता है, और ये बहुत ही कंप्यूटेड या वेल एस्टेब्लिश्ड गेस है 4C करना, क्योंकि जो कुछ भी वाकयात बीत रहे हैं टेक्स्ट में, केस स्टडी में, उनकी बेस पे कुछ आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि लो जी अब ये गड़बड़ होनी है, और आप ये भी सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये गड़बड़ जो होनी है ये किसके साथ होनी है। तो उसी हवाले से ये जो क्वेश्चन पूछा गया, आपने इसका आंसर ये नहीं देना कि जनाब आप टेक्स्ट में से कोई प्रॉब्लम ढूंढ के वो लिखना शुरू कर दें कि जी टेक्स्ट ने ये बताया कि जी माइक के पास पैसे नहीं रहे,
ये तो हमें पहले से पता है। आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है जो हमें अभी नहीं पता, हम गेस करना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो टेक्स्ट को गौर से पढ़ें। डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम, इसका मतलब है जो प्रॉब्लम बताए गए थे वो तो बड़े मामूली प्रॉब्लम थे, अभी एक्चुअल प्रॉब्लम आना है। डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन, यानी जो आप सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हैं। मैं अपने अंदाजे से सोचूंगा, आप अपने अंदाजे से सोचेंगे। तो हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो सकता है आपका अंदाजा गलत हो। असल चीज ये नहीं है कि अंदाजा गलत होना है, असल चीज ये है हमने जज करना है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल, चार प्रोफेशनल इकट्ठे हों तो हर कोई अपना ओपिनियन देता है, किसी एक का तो खराब होगा ना ओपिनियन, बाकियों का दुरुस्त होगा, या बाकियों का गलत होगा और किसी एक का दुरुस्त होगा। अब उसमें कोई मुजायका नहीं है। अब देखना एक तो ये कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं, और दूसरा हमने बहुत ज्यादा देखना है कि आप अपना ओपिनियन स्पेसिफिक होके देते हैं या लेमैन। लेमैन से आप ये सवाल पूछेंगे ना, डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन फ्रॉम दिस केस स्टडी, वो लेमैन तो बस एक ही जुमला बोलेगा और जी क्या होना है, मकबरा बनेगा। अनपढ़ आदमी कोई सूटेबल किस्म का या कोई सपोर्टिव किस्म का मशवरा तो नहीं देगा, ना ही आपको कोई ऐसी रिपोर्ट देगा जिससे कोई हालात को हमें समझ भी आए। हमारे में से भी कई लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि जनाब क्या होना है जी, तबाही होगी जी, तबाह हो गया जी, ये फ्यूचर तबाह हो गया। नहीं कि फ्यूचर तबाह हुआ या नहीं हुआ, आपने उसको उस तरीके से बताना है जो आपको सिखाया गया, स्पेसिफिक अंदाज। क्योंकि लेमैन खुद भी पैनिक्ड है और वो आपको जो बताएगा वो भी पैनिक में डाल देगा आपको। तो आपने प्रोफेशनल के तौर पे पैनिक नहीं होना, ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करें जिनसे पैनिक शो ना हो। तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया जी? किसी को अगर समझना है हो, डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन फ्रॉम दिस केस स्टडी। यानी इसको मैं लेमैन अंदाज में अगर लिखता तो ये होता कि टेल अस नाउ व्हाट विल हैपन, वो लेमैन अंदाज है। इसी वजह से वो यहां नहीं लिखा हुआ, प्रोफेशनल सवाल लिखा हुआ है, आप उसका आंसर भी प्रोफेशनल तरीके से दें। तो ये सवाल क्लियर हो गया सबको? एनीबॉडी? जी हमजा आप बताएं, हमजा जी खालिद। सर, हो गया सर। और मोहम्मद अखलास की आवाज सुने हुए बड़ा अरसा बीत गया। मोहम्मद अखलास, मैं आपको पहले सबको कहा हुआ है कि अपने माइक्रोफोन दुरुस्त रखें, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जो है वो आवाज और तस्वीर से होना है। ये जो आप जवाब चैट में टाइप करना शुरू कर देते हैं उसके लिए फिर क्लासरूम की जरूरत तो नहीं है, फिर आप मुझे ईमेल ही भेज दिया करें। जी मोहम्मद अखलास मौजूद हैं या नहीं? दानिश अली? जी सर। जी सर क्या? समझ आ गया। अच्छा अभी अंदाजा लगा लेते हैं थोड़ी देर में। हमजा मुश्ताक भी मौजूद हैं, हमारी क्लास में हमजा बहुत थे ना, हमजा खालिद, हमजा जावेद, हमजा मुश्ताक। हमजा मुश्ताक बताएं कुछ, हमें बहुत इश्तियाक है आपकी बात सुनने का। यार हाफ तो समझ आ गई है, बाकी हाफ खुद जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा क्या मतलब? सर आपने बताया कि हमारी इसमें अपनी यानी कि सोच आती है, आपको कुछ खुद जनरेट करना पड़ेगा अपने दिमाग से। तो अगर आप अभी भी सोचना नहीं शुरू करेंगे तो कब कोई 80 साल की उम्र में जाके सोचना शुरू करेंगे? नहीं सर, करते हैं स्टार्ट। ट्राई नहीं, बेस्ट, गिव अस योर बेस्ट। आप अपना ओपिनियन अपनी रोजमर्रा की टॉक में देते हैं ना कि जी वो पाकिस्तान मैच हार गया जी, ये हो गया वो हो गया, और जनाब मार्शाल्लाह लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये प्रोफेशनल है, इसमें तो कोई इतने बड़े वैसे भी इंसिडेंट्स नहीं है, यहाँ पे तो आप अपना ओपिनियन दें ना। शर्त यह है कि ये प्रोफेशनल अंदाज। वाजिद हुसैन आप बताएं, आप शुरू में कोई बात करके गायब हो गए थे। यस सर। एहसन नसीम, आपकी भी आवाज सुने हुए बड़ा अरसा बीत गया। एहसन नसीम?
यस सर। ठीक है, और अखलास साहब आ गए? मोहम्मद अखलास, कहाँ चले गए थे आप? अच्छा, ये क्या हो रहा है? माइक आपका ऑन ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर कौन देगा? डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम बीइंग फोरसीन फ्रॉम दिस केस स्टडी। लेकिन लेमैन नहीं चाहिए मुझे, प्रोफेशनल अंदाज में। जी, कौन आंसर करेगा? लेट्स हैव द आंसर, समबॉडी। सर इसमें हमने ये बताना कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बंदे को केस स्टडी के अंदर। दोबारा बोलें। हमने इसमें फोर्सीन प्रॉब्लम्स बतानी है जो आगे जाके आएंगी। हाँ जी, तो उसका आंसर देना। इस पे तो हम काफी बहस कर चुके हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है। सर अब इसका ये है आंसर। कि इसमें अगर माइक को पैसे वापस ना मिले तो अगर नहीं मिलेंगे तो सर वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाएगा और और कुछ बताएं। इमोशनली अपसेट हो जाएगा। इमोशनली अपसेट हो जाएगा, ठीक। और बस सिर्फ इतनी बात है? सिर्फ माइक ही है इस दुनिया में, या इस केस स्टडी में सिर्फ माइक ही है और कोई नहीं है? माइक के अलावा भी तो लोग हैं ना, उनके मुतालिक भी तो कोई बात करें। उसकी उसकी डॉटर भी उससे नाराज हो जाएगी क्योंकि वो फिर एडमिशन ही कर पाएगा उसका कॉलेज में। हम्म। अच्छा, नाराज कहना दुरुस्त है या कोई और लफ्ज यहाँ पे डालना चाहिए? सर डिसहार्ट हो जाएगी। डिसहार्ट हो जाएगी, डिसअपॉइंट हो जाएगी। नाराज भी हो सकती है, ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन कुछ और वर्ड्स भी आप सोचें। सर वो फिर कल को दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगी अपने बाप ट्रस्ट पे। ट्रस्ट लूज हो जाने की बात है। क्योंकि जो नाराज आप कह रहे हैं ना, या गुस्से होना, वो तो 2 दिन तक होगा, 3 दिन तक होगा, लेकिन आगे भी तो कुछ है ना। आगे भी तो कुछ है जो होना है। ट्रस्ट लूज होना और। अच्छा, माइक जो है वो खुद भी तो ट्रस्ट लूज कर जाएगा ना कुछ, मसलन अपने ऊपर, ये मैं कर ही नहीं सका, या फिर बैंक के ऊपर। सर बैंक के ऊपर करेगा ज्यादा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, आप याद करें कि जब हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे थे तो पहला प्रिंसिपल क्या था? पब्लिक। पब्लिक। यस। तो उसमें शुरू में कहीं लिखा हुआ था कि पब्लिक का, शुरू में नहीं, बीच में कहीं लिखा था कि पब्लिक का ट्रस्ट कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। यानी प्रोफेशनल को कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक के साथ उसके जो रिलेशंस हैं वो खराब ना हो, क्योंकि पब्लिक जो है वो पोटेंशियल कस्टमर है। कस्टमर इस वक्त तो बैंक है, क्लाइंट कौन है? बैंक है। तो इस वक्त हमारा, यानी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का और माइक का कोई आपस में लिंक नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि जो माइक है वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा, ना ही हम पेमेंट लेके माइक के लिए कुछ बना रहे हैं, हम तो बैंक के लिए बना रहे हैं। तो इस वक्त क्लाइंट या एम्प्लॉयर बैंक है, और माइक का जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ पब्लिक वाला लिंक है। और चूंकि पब्लिक ने अच्छे या बुरे सॉफ्टवेयर का नतीजा भुगतना है या एंजॉय करना है, दोनों सूरतों में जो कोई लफ्ज आप फिट कर लें, तो इसका मतलब है कि पब्लिक को इसी वजह से टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। अब देखें बैंक का क्या है। बैंक वाले देखेंगे कि यार 20-25 हजार डॉलर्स हैं, 10-12 हजार डॉलर हैं, तो बैंक के लिए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर बैंक को देने भी पड़े, फर्ज करें किसी को मुफ्त में देने पड़े, तो वो माइक को दे सकते हैं। बैंक को वो $5,000 और दे देंगे कि यार अपना मुंह बंद रखो।
बात समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। लेकिन जो उसको बताया गया ना माइक को कि जनाब ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इसके पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर ग्लिच। अब माइक ने तो बिल्कुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर वाले लोगों को बड़ा बुरा समझेगा। हो सकता है वो अपने बच्चों को भी कहे कि यार जो दुनिया मर्जी काम कर लो, ये काम ना करना, क्योंकि ये लोग सही नहीं होते। क्या ख्याल है? Yes, sir. एक दफा बदनाम हो जाए, बुरा हो जाए, वो खुद भी बदनाम और बुरा होता है और वो अपने प्रोफेशन का नाम भी खराब कर देता है। जिस तरह आप अक्सर देखते हैं ना कि कोई इक्का दुक्का वर्दी जो पहनी होती है, काली वर्दी वाले वकील, वो किसी की जाके पिटाई कर देते हैं, गैर कानूनी काम कर देते हैं, लेकिन वो सारे नहीं है, वो चंद एक हैं। तो वो तो बदनाम हुए सो हुए, लेकिन पब्लिक ने वकीलों को बुरा समझना शुरू कर दिया। ये सारे ही ऐसे होते हैं। क्या ख्याल है? जिस तरह कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत ले ले, हालांकि आपका कोई कसूर भी नहीं है, और फिर आपको जाने दे, तो आप उस पुलिस वाले को तो बुरा समझेंगे कि जी ये भी रिश्वत लेता है, तो सारे ही लेते हैं। तो अब वो माइक के सामने वो सिचुएशन आ गई कि कोई एक सॉफ्टवेयर ग्लिच वाला पर्सन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल या कोई दो चार और जो उस टीम में थे, उनकी वजह से ये गड़बड़ हुई। तो वो ये जो प्रॉब्लम्स की बात हम करें ना, 4C करने वाले, ये उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है जो 4C आप कर रहे हैं, कि पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज करने का एक मौका आ गया। क्योंकि अब माइक जो है वो चुप नहीं रहेगा, वो सारों को ये बताता फिरेगा कि जी मेरा बेड़ा गर्क इन्होंने किया है सॉफ्टवेयर वालों ने। क्योंकि बैंक वाले तो खुद मजबूर हो गए, बैंक वाले भी रोते फिरेंगे कि देखें जी हमारी बदनामी का बायस ये सॉफ्टवेयर वाले बन गए। अब पीछे रह कौन गया? सॉफ्टवेयर वाले खुद। क्योंकि जिस तरीके से केस स्टडी आपके सामने रखी गई है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही कि किसी और का कोई कसूर हो। कसूर बनता ही उसका है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का। क्या ख्याल है? क्लियर हो रही है बात आपको? अच्छा, अब मे भी जी सर, जी 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 बोले। मे भी बैंक वालों से गलती होगी हो, हम्म। डाटा डालते हुए, या रिमूव हो गया उनसे गलती से। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकली भी जस्टिफाई करें अपनी बात को कि क्या गलती हुई होगी। मे भी सर डाटा को मॉडिफाई कर रहे हो तो उसमें कुछ डिलीट हो गया उनसे। अब देखें डेटा जो मॉडिफाई होना है वो माइक का ही होना है। तो थोड़ा सा सिनेरियो को आपने समझना है। बैंक वाले खुद एडमिट कर रहे हैं कि जी कल तक थे, इन हकायक की रोशनी में बात करें कि कल तक पैसे थे, उसके बाद अब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि किधर जा रहे हैं। तो अब वो मॉडिफाई कौन सी चीज हुई थी, या कोई जरूरत थी मॉडिफाई होने की माइक के अकाउंट में, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। मैं आपको रिफ्यूट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं दावत दे रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं पहले उससे जरा अच्छी तरह से जांच लें कि क्या वाकई यही एक रीजन बनेगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस सवाल के जवाब में आपने रीजनिंग नहीं देनी। आपसे ये नहीं पूछा गया कि बताएं क्यों हुआ ये, आपसे सवाल ये पूछा गया कि बताएं होगा क्या। क्यों हुआ कैसे नहीं हुआ वो बात का मसला है। इस सवाल के जवाब में ये आपने नहीं लिखना। हाँ, जो आपने जवाब दिया है वो एक और सवाल का जवाब है। इसमें पूछा जाएगा कि जी अब बताएं क्यों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के जरिए ये गलती हुई कैसे, यानी उनके अंदर ये गलती हुई कैसे। फिर आप ये वाला जवाब देंगे या इसी तरह के और जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का इररेलेवेंट जवाब नहीं देना आपने। जब आपसे पूछ लिया गया कि जी सिर्फ एक्चुअल प्रॉब्लम बताएं। अच्छा, अब अगर आपसे सवाल नंबर 2 है, discuss or comment about the professional role of the bank manager in this situation। आप पहले तो एक असेस करें कि क्या बैंक मैनेजर ने सही किया या गलत किया। लेकिन आंसर आपने ये नहीं लिखना कि जी बैंक मैनेजर ने बहुत गलत किया, जी बहुत ही गंदा शख्स है। नहीं, वो लेमैन वाला आंसर नहीं।
आप अगर ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बैंक मैनेजर का कसूर है, तो फिर आगे लिखें भी कि आपके ख्याल में कैसे उसका कसूर बनता है। अगर आप कहते हैं कि बैंक मैनेजर का कोई कसूर नहीं है, उसका रोल बिल्कुल सही था, तो फिर उसकी रीजनिंग भी आप दें। ये अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ज़हन में रखें वो वाली लेक्चर स्लाइड जिसमें हमने बात की थी। एग्जाम्पल थी कि जी व्हाई डू यू यूज C++। तो प्रोफेशनल तरीके से ये आंसर नहीं करेगा कि जी C++ गुड है या बैड है, नहीं, वो पूरी एक बात बयान करेगा ना कि उसे क्यों पसंद है, इसलिए कि उसके अंदर ये खूबियां हैं। फिर इसी तरह एक एग्जाम्पल थी जिसमें पूछा गया था कि व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट जॉन। तो कोई अगर सिर्फ इतना कह दे जी जॉन इज अ गुड मैन, ये जॉन इज अ बैड मैन, तो वो लेमैन वाली बात होगी, उसमें प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है। आपको प्रोफेशनल तरीके से बताना है ना कि व्हाई डू यू थिंक कि जॉन इज अ गुड मैन, जॉन इज अ बैड मैन। अब बिल्कुल उसी तरह का ही तकरीबन ये सवाल बनता है जिसमें आपसे पूछा गया कि जी बताएं आपके ख्याल में बैंक मैनेजर जो था उसका रोल कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ठीक है, अच्छा था या बुरा था, लेकिन अब उसको सपोर्ट करें कुछ प्रूफ के साथ, कुछ एविडेंस के साथ। तो बताएं कुछ, जी कोई बताए। जी एनीबॉडी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने भी है यार, आपके पास स्लाइड्स भी हैं, लेकिन ये इस वक्त आपके सामने ही है। डिस्कस और कमेंट अबाउट द प्रोफेशनल रोल ऑफ द बैंक मैनेजर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो आपके सामने केस स्टडी में बीती है, उसमें आपके ख्याल में बैंक मैनेजर का क्या रोल था। अब देखें, इसका आंसर आपको पैसेज के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद असेस करना है। जी सवाल समझ आ गया ना? यस सर। सर इसमें बैंक का यही रोल होगा कि यही रोल है कि उन्होंने कहा है कि हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आप कुछ वीक के बाद आपको बताएंगे कि आपके पैसे रिफंड होते हैं कि नहीं। नहीं, हम वो चीज नहीं लिखेंगे जो पहले से पैसेज में लिखी हुई है। वो हमें पहले से पता है, जो कुछ आपने बताया है वो हमें पहले से पता है कि जी बैंक मैनेजर ने फोन सुना और चेक किया और माइक को बताया कि जी आपके पैसे कल थे, आज नहीं है, हमें नहीं पता, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर पता चले। ये चीज तो हमें पहले से मालूम है। हम ये पूछ रहे हैं इस सवाल में, जो कुछ बैंक मैनेजर ने किया आपके ख्याल में उसका रोल ठीक था, उसने सही किया, गलत किया, हमें इस चीज का आंसर चाहिए। ये ज़हन में रखें, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको पैसेज में बना बनाया नहीं मिल रहा होगा। जो कुछ पैसेज में लिखा हुआ है उसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है, अपना ओपिनियन बताना है। मैं फिर दोहरा दूं कि ये वो 9वीं 10वीं क्लास या 11वीं 12वीं जो कॉलेज में पैसेजेस आते थे, ये वो चीज नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। इसमें आपका ओपिनियन सामने लाना है और वो भी स्पेसिफिक। अब बताएं। सर बैंक वालों को चाहिए था कि पहले वो उसके पैसे रिफंड करते और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कांटेक्ट करते कि आपके सॉफ्टवेयर में एरर क्यों आया है। नहीं नहीं इसके नहीं, पीछे फिर क्या आप रीजन है? रुक जाए, आप फिर गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि बैंक वालों को क्या करना चाहिए था। इस सवाल में जो हो चुका है, बैंक मैनेजर ने जो कुछ किया है उसके मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है कि आपका उसके मुतालिक क्या ओपिनियन है। आपसे ये नहीं कहा गया कि बताएं कि क्या करना चाहिए था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कुछ उसने किया वो आपके ख्याल में ठीक था, जस्टिफाइड था या नहीं।
ये चीज भी अपनी प्रैक्टिस आप करें कि क्वेश्चन को देख के उसको समझें, तो उसमें पूछा गया है सिर्फ वही जवाब दें। अगर यही आंसर आपने लिखा होता तो मैं उसको एक लाइन से आगे ना पढ़ता और वहीं पे लिख देता इररेलेवेंट। आप दोबारा कोशिश करें। सवाल क्या है? डिस्कस और कमेंट अबाउट द प्रोफेशनल रोल ऑफ द बैंक मैनेजर इन दिस सिचुएशन। बताइए। देखें, इस तरह से सोचे ना। जस्टिफाइड है क्योंकि जी यस सर। आपके ख्याल में जस्टिफाइड है, उसने सही किया। सर वो क्योंकि एक उन्हें भी टाइम वीक चाहिए वेट करने का इन्वेस्टिगेट किस करने के बेसिस लिए। पे कह रहे हैं? जी, कोई एक बच्चा बात करे तो कुछ क्लियर होगी बात। सर जस्टिफाइड है क्योंकि सर उनको भी तो टाइम चाहिए ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मतलब मसला क्यों आया है ये वाला। हम्म। पूरी इन्वेस्टिगेशन करें फिर उस माइक को कांटेक्ट करें कि हमारी तरफ से एरर आया तो हम आपको पैसे रिफंड कर देते हैं। उनको भी टाइम चाहिए सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखें, आप फिर गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। सिर्फ उतने हिस्से का जवाब दें जितना पूछा गया है, फिर दोबारा कोशिश करें। जी सर इस तरह हो सकता है कि इसने क्या नाम है, जो मैनेजर है उसने क्या नाम है कंफर्म किया है कि आपके कल तक पैसे थे मगर अब नहीं है, और ये भी अपने साइड पे लिए प्रॉब्लम के क्या नाम है, शायद ये सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हो सकता है। इतना कुछ तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी भाई। और उसका रोल क्या हो सकता है? उसने अभी तक सिर्फ पैराग्राफ में तो यही हमें समझ आई कि इसका ये रोल था, उसने हमें इसे ये इन्फॉर्मेशन दी है तो कि मैं वही ये तो आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि आपने वो आंसर नहीं देना जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके ख्याल में उसने जो कुछ किया वो दुरुस्त था या गलत था। मेरे वो ख्याल कुछ से उसने ठीक किया है ना, जो उसने कुछ किया है वो अब बदला तो नहीं ना जा सकता। है। अब उस पर कमेंट किया जा सकता है कि वाह शाबाश बहुत अच्छा किया, या फिर आप तंजिया के वाह शाबाश बहुत ही अच्छा किया, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन इस तरह नहीं आपने बताना, अपने प्रोफेशनल तरीके से बताना है। सिर्फ ये क्या कि आप फारिग नहीं हो सकते कि जी बहुत अच्छा किया या बहुत बुरा किया। आपको थोड़ा सा उसकी रीजनिंग दे। सर रीजन में वो नहीं आ सकता जो पहले बता दिया उन्होंने, वो नहीं आएगा रीजन में। नहीं, आपका ओपिनियन आएगा। सर एग्जाम्पल देने में समझ तो भी नहीं आ रही मैंने मेरे तो। एग्जाम्पल ऑलरेडी बहुत सारी दी हैं। जिस तरह एक आपको, अगर आपने वाकई पढ़ी है वो तो फिर आपके जहन में आ जाना चाहिए। आपको वो स्लाइड याद है स्पेसिफिक वाली जिसमें पूछा गया किसी से कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जॉन या व्हाट इज रॉन्ग विद जॉन? याद है आपको? यस सर। अब उसका आंसर क्या था वहां? इस तरह करके था कि वो क्या नाम है चीटर्स करके इस तरह करके था। वो लोगों को चीट करता है। आपने साबित किया कि वो झूठ बोलता है, वो जब पैसे लेता है तो वापस नहीं करता, लोगों को धोखा देता है। तो इसका मतलब है ही इज अ बैड मैन। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैनेजर बैड मैन है या गुड मैन है। मैं उसकी जो अमल था जो उसने किया उसके मुतालिक पूछ रहा हूं कि आपका उसके मुतालिक क्या ओपिनियन है। इतनी सादा सी बात है। मैं आपको लीड करके उस जवाब की तरफ ला रहा हूं। मैंने आपको हिंट दी है कि आपके ख्याल में उसने, पहले आप ये सोचें कि अच्छा किया या बुरा किया। कोई एक चीज आप डिसाइड कर लें। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप बताना शुरू करें कि आपके ख्याल में अच्छा क्यों किया उसने, या अच्छा करने की रीजनिंग क्या है इसमें। और अगर उसने बुरा किया है तो आपके ख्याल में उसे करना क्या चाहिए था फिर? जी, पहले आप मुझे बताएं उसने ठीक किया
मैनेजर ने ये गलत किया? सर मेरे ख्याल से तो ठीक है, क्योंकि रीजन में मैं ये कहूंगा कि उसने ये क्या नाम है एक्सेप्ट किया कि शायद क्या नाम है सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या नाम है अब ज्यादातर उसने अपने एंड पे लिया कि सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो रोल है उसमें आपका ओपिनियन ये बनना चाहिए कि आपके ख्याल में उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, बल्कि उसे चाहिए था कि जो भी सूरत हाल है वो बगैर लगी लिपटी किए हुए, बगैर कोई नमक मिर्च लगाए हुए स्ट्रेट अवे कर उसको क्लाइंट को बता दें, ठीक है ना? ये नहीं, अनलाइक कि आप देखते हैं ना कि आप जब यहाँ पे किसी से डीलिंग करते हैं, मसलन आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाते हैं और वो आपको कहता है कि जनाब इसमें 2 दिन लगेंगे। आप उससे पूछते हैं कि जी हुआ क्या, तो वो कहता है कि जी पता करना पड़ेगा क्या है बीच में। आप 2 दिन बाद जाते हैं तो पता चलता है कि जी अभी वो काम नहीं हुआ, आप 2 दिन और लगा लें। 2 दिन बाद आप फिर जाते हैं, पता चलता है जी 3 दिन के बाद। अब अगर फर्ज करें कि उसको समझ आ गई है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसी वक्त बताए। अगर नहीं समझ आ रही तो वो कहे कि सॉरी जी मेरी समझ से बाहर है। तो जो लारे हैं, हमारे यहाँ एक दस्तूर है, कहीं पे भी आप चले जाएं, कि आप किसी मैकेनिक के पास चले जाएं या किसी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, तो आपको कोई ना कोई बहाने सुनने को मिलते हैं। वो बहाने उसने नहीं किए मैनेजर ने, उसने स्ट्रेट अवे कहा कि जनाब आपके पैसे थे, अब नहीं है, हमें नहीं पता, और हमारा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर का मसला है और हम इस पे कमेटी बिठाएंगे और इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? जस्टिफाई होती है ना उसका रोल। आप इस तरह से पॉइंट्स दें, क्योंकि वो और क्या करता, वो कोई बहानेबाजी तो नहीं करे। अब इसके बरक्स अगर किसी का ये नजरिया हो कि जी बैंक मैनेजर ने बहुत गलत किया यार, अब ये ऐसी सोच क्यों आएगी इंसान में कि यार ये बैंक मैनेजर ने ठीक नहीं किया? तो आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये कोई इमोशनल, आप इमोशनल होके सोच रहे होंगे, वो बेचारा माइक यार, और उसकी बेटी बेचारी, फीस उसकी, गलत किया है इसने। और कोई रीजन नहीं मिलता कि उसके रोल को गलत कहा जाए। कोई ना कोई रीजन फिर भी आप सोच सकते हैं। मसलन आप सोच सकते हैं कि यार उसे चाहिए था कि उसको बिठाता, तसल्ली तफशफी देता और फिर उसको रुखसत करता। इस तरह की रीजनिंग दी जा सकती है। अगर आप फिर भी, ऑल्दो कि ये सही नहीं होगा आंसर, लेकिन अगर आप रीजनिंग सही देते हैं तो फिर भी उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको कोई एक ओपिनियन देना आ गया है, हमने इसी चीज को जज करना है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि यार बेचारे का दिल तोड़ दिया जी, ये कोई रीजनिंग नहीं है। इसके पीछे कोई आगे कोई बात करें कि जी आपके ख्याल में क्यों दिल तोड़ दिया और क्या करना चाहिए था उसको, अपनी जेब से पैसे दे देता। पॉइंट समझ लें। अच्छा, अब बहुत ज्यादा वक्त हमने इन 2 सवालों को दे दिया है। आपके ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 है, enlist the names or roles of some people who are not directly mentioned but may be responsible for this issue। ऐसे लोगों के नाम और रोल बताएं जिनका इस टेक्स्ट में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपके ख्याल में वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इस सारी प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई उनका हाथ हो सकता है। यानी जो भी झगड़ा अभी चलना है आगे, उसमें कोई ना कोई और कसूरवार भी आ सकता है सामने। आपके ख्याल में ऐसे कोई लोग हैं? अब फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन टेक्स्ट के अंदर जिनके नाम लिखे हुए हैं उनकी बात नहीं करनी हमने। टेक्स्ट के अंदर किसका नाम लिखा हुआ है? माइक, सारा, क्या ख्याल है, और बैंक मैनेजर। यस सर। इन तीनों को छोड़ के वो लोग जिनका तज़किरा नहीं हुआ उनकी बात करें। आपके ख्याल में ऐसे कोई लोग हैं? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो सकते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था और फिर बाद में एरर आ गया था। कौन जी? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना के बैंक वालों को दिया। हाँ,
उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन। तो ठीक कह रहे हैं, आपकी लिस्ट में एक नाम आ गया। सॉफ्टवेयर क्या नाम देंगे आप उनको? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, मसलन आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और उसमें कई सारे लोग शामिल हो जाएंगे, मसलन रिक्वायरमेंट्स वाले, एनालिसिस वाले, डिजाइन वाले, कोडिंग, टेस्टिंग, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर भी में भी शामिल हो जाए। ऐसे पूरी लेकिन टीम आ जाएगी उसमें। अब सिर्फ उनका नाम नहीं लिखना, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके ख्याल में उनका क्या रोल था जिसकी वजह से उन्हें मुलविस समझा जाए, रिस्पॉन्सिबल समझा जाए। जी बताइए। सर मे भी कह सकते हैं उनके टेस्टिंग उन्होंने सही तरह नहीं की सॉफ्टवेयर की। इन्होंने सर जो क्या नाम है, जो डेवलपर्स हैं जो टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, आपका जुमला बिल्कुल लेमैन है, आपने गौर नहीं किया, लेमैन वाला जुमला है। क्योंकि लेमैन भी यही कह रहा होगा ना, अगर लेमैन भी यही कहेगा और आप एज अ प्रोफेशनल भी यही जुमला कहेंगे, तो आप दोनों में फर्क क्या हो गया? आप थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करें। ये बिल्कुल वैसे ही जवाब है जैसे किसी ने पूछा कि जी व्हाट इज रॉन्ग विद जॉन, और लेमैन ने कहा कि जी ही इज अ बैड मैन, और बात खत्म कर दी उसने। तो आपसे किसी ने पूछा कि जी व्हाट अबाउट दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आपने कहा कि दे मेड अ मिस्टेक, खत्म। नहीं, इससे आगे जाना है आपको बात लेके। अच्छा, आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लोग करते क्या है? सर इसमें उनका काम क्या होता क्वालिटी है? एश्योरेंस वालों की गलती हो सकती है, उन्होंने क्वालिटी नहीं 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 नहीं, एश्योरेंस पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें पहले, क्योंकि उसी का जिक्र चल रहा था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लोग करते क्या है, आपको पता है? सर रन करके देखना बार बार, क्या नाम है, रिपीटेडली डाटा एंटर करके रिपीटेडली करते हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को चला के कि कोई एरर आता है कि नहीं आता। वो एरर क्या होती है? सर ग्लिच कहने हैं, नहीं नहीं नहीं, बग कहने हैं। सिर्फ आप भी ग्लिच का ही लफ्ज बोले। ग्लिच हमारा टर्मिनोलॉजी नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर ग्लिच का कोई लफ्ज पढ़ा है? सर बग कहने हैं। हाँ, बग है। अच्छा, अब आप थोड़ी सी तफसील बता सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मतलब कि जनाब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले लोगों का आपके ख्याल में ये रोल है, बुरा रोल, कि जो उनको टेस्ट केसेस दिए गए थे उन्होंने उनको सही तरह से टेस्ट रन नहीं किया। जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट्स होती हैं वही टेस्ट केसेस होते हैं। कस्टमर ने ये चीज रिक्वायर की है, सॉफ्टवेयर बनेगा तो हम उस चीज को चेक करेंगे कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर में वो बनाई गई है, उसको टैकल किया गया है कि नहीं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वालों से गलती ये हुई हो सकती है कि जो टेस्ट केसेस उनको दिए गए थे वो उन्होंने मैच नहीं किए या उनको रन नहीं किया। इस वजह से ये वाली सिचुएशन पैदा हुई। अगर ये सिचुएशन पहले पता चल जाती कि जी किसी का रिकॉर्ड अगले दिन गायब हो जाता है, तो इसका पहले से अगर पता चल गया होता टेस्टिंग वालों को, तो फिर ये सिचुएशन ही ना आती, माइक का मसला ना होता, सहरा का मसला ना होता। अच्छा, अब आप लोग जो अपने गूगल क्लासरूम में चले जाएं, आपने ओपन किया होगा गूगल क्लासरूम। जी बताइए। जी सर। अब उसमें आप चले जाए गूगल क्लास वर्क में, तो आपके सामने वीक 15 में एक मिनट मुझे, तो मैं इसको सेव कर दूं। यस सर, आ रहा है क्विज। अभी ना ओपन करें। ओके। तो वीक 15 में आप चले जाएं। वीक 15 में आपको क्विज नजर आएगा आज की डेट के साथ। जी बताइए, नजर आ गया? जी सर। सर ये तो टॉप में ही नजर आ रहा है हमें क्विज। जी नहीं, चला गया वीक 15। रिफ्रेश कर दें, आप अपने क्लास वर्क को रिफ्रेश करें। अब जब मैं कहूंगा उस वक्त आप फिर इसे ओपन कीजिएगा।
ठीक है, अब आप ओपन कर लें इसे, जिनको नजर आ रहा है वो फौरन ओपन कर लें। ये उनका क्विज है, 30 मिनट्स। अब शर्त ये कि आप गूगल क्लासरूम में भी अपना अटेंडेंस लिख चुके होंगे, अब आपको गूगल मीट में भी अपना अटेंडेंस लिखना है। जो लोग गूगल मीट में नहीं आए होंगे या उसमें मौजूद नहीं रहे होंगे, उनका क्विज एक्सेप्ट नहीं होगा। क्विज को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए लाजमी शर्त है कि आप गूगल मीट में मौजूद हो। तो सबके लिए ओपन हो गया क्विज? जी सर। स्टार्ट कर दिए सबने? कोई ऐसा तो नहीं जिसका कोई एरर आ रहा हो? एनीबॉडी जिसका कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो क्विज का? क्विज सिर्फ उन्हीं का एक्सेप्ट होगा जो मुझे इस वक्त गूगल मीट में नजर आ रहे हैं और उनकी अटेंडेंस मौजूद है। उसके अलावा किसी का एक्सेप्ट नहीं होगा। आप गलती से कहीं आप सबमिट का बटन ना प्रेस कर दें, क्योंकि सिर्फ एक मर्तबा ही क्विज एक्सेप्ट होगा। अगर गलती से सबमिट हो गया है और आपका मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा कि आपको वापस मैं वो दिलवाऊं। अब इसमें क्विज में दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके शॉर्ट आंसर्स चाहिए। उनके अंदर आपने पूरी तरह से स्पेसिफिक अंदाज में आंसर टाइप करना है, कोई एम्बिग्विटीज ना हो, लेमन स्टाइल ना हो, स्पेसिफिक हो और प्रोफेशनल। अगर आप वो सवाल एक देख रहे हैं जिसमें व्हाट इन योर ओपिनियन इज द पर्पस ऑफ लर्निंग अबाउट प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया, कोई डेफिनेशंस नहीं पूछी गई। ये बात सब जरा गौर से सुन लें, कोई डेफिनेशंस नहीं पूछी गई, आपका ओपिनियन पूछा गया है। अब आपका जो मर्जी ओपिनियन हो आप लिखें, चाहे वो ओपिनियन दुरुस्त है या गलत है, लिखें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने उसको लिखना उसी तरह से जिस तरह कहा गया है, स्पेसिफिक, नॉन एम्बिगुअस, प्रोफेशनल। लेमैन आंसर नहीं चलेगा। इसी तरह जो क्वेश्चन है नीचे उससे, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है।
आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, उसमें भी आपने स्पेसिफिक रहना है। किसी का कोई सवाल हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे लिखना है।